औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोअज़्ज़िज़ तालिब इल्म दोस्तों, पहले हमने पार्ट 1 देखा कानून शहादत आर्डर की बाबत। तो मेरी ये हतुल वसी कोशिश है कि आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत से प्रैक्टिकली अमलन कानून शहादत आर्डर का अतलाक समझाने की कोशिश करूं, जो अल्लाह ताला ने मुझे एक महदूद समझ बूझ दी है उसके मुताबिक। अब इसका मकसद सारा ये है कि अच्छे तरीके से इन आर्टिकल्स को करने का, कि कभी आप लोग जिंदगी में ना भूलें। जब आप लोग केस लॉ की मदद से इंशाल्लाह ताला आज के इस हमारे मौजू को मजीद देखेंगे तो मुझे यकीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत से, बिलखसूस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, कि आप लोगों को इसके प्रैक्टिकल अतलाक की सही समझ आ जाएगी। अब ये दौरान तहकीक मैंने ज़रा देखा कि जनरली बड़ी दिलचस्प बात है कि सीआरपीसी क्या है जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब केसेस को डील करता है, पुलिस की जिम्मेदारी है ट्रायल को, कि जी पीपीसी के तहत जुर्म हो जाता है तो जुर्म तो हो गया, मुलजिम को सजा कैसे मिले, वो जी सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है प्रोसीजर। क्या है जी वो प्रोसीजर? अब वो है प्रोसीजर ट्रायल का। ट्रायल क्या है? उर्दू में इसे तजवीज़ मुकदमा कहा जाता है। अब ट्रायल की कहीं डेफिनेशन दी गई है? यकीनन सीआरपीसी में नहीं दी गई, पीपीसी में तो जवाज ही नहीं बनता। अब थोड़ा सा पहले ही मेरे इल्म में था, लेकिन थोड़ा सा उस चीज को रिवाइज कर लिया। आप लोग ये गौर से देख लें, अगर आ जाए ना ट्रायल क्या है, किसी हद तक क्रॉस रेफरेंस समझें या इस चीज को मजीद बेयर एक्ट में देखें ना, पता तो होना चाहिए कि कहीं ट्रायल है। यकीनन आप में से कुछ लोगों को काबिल अज़ीम पता भी होगा। अब सिर्फ ट्रायल की बात हो रही है। ट्रायल वर्ड दिया गया है द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 में। इसके सेक्शन 2 में डेफिनेशन जो है इसकी क्लास 7 है, वो क्या है? मीन्स एनी हेयरिंग बिफोर द कोर्ट एट विच एविडेंस इज टेकन। देखें कितनी खूबसूरती से ये तारीफ बयान की गई है कि कोई भी हेयरिंग अदालत में जहां शहादत कलम बंद की जाती है। अब हम केस ला की तरफ आते हैं, इंशाल्लाह ताला इसको हम अच्छे तरीके से दोबारा भी कर लेंगे, लेकिन मकसद आप लोगों को बार बार इस चीज की तरफ लेके आना है कि आप लोग ट्रायल को समझ लें। पेपर में बहुत हद तक प्रपोजिशन आ जाती हैं, काफी ज्यादा सवालात आते हैं। अब वो सवालात किस तरीके से आते हैं, जब आप इस केस ला को इंशाल्लाह ताला देखेंगे तो सारी क्लैरिटी हो जाएगी। अब ये मैंने आखिर में स्लाइड आप ये लेके जा रहा हूँ। आप लोग जरा आप देखेंगे कि तजवीज़ का मैंने ये गूगल से सर्च किया था, बेहतरीन मुझे तारीफ मिल गई। ट्रायल क्या है हमेशा जहन में रख लें। कानून की जबान में ट्रायल किसे कहा जाता है? फैसला, कानून, वो कार्रवाई जो फर्द करारदाद जुर्म के लिखे जाने के बाद अमल में आए। जब फर्द जुर्म ऐद किया जाता है, हेयरिंग शुरू की जाती है, तो वो कार्रवाई जो फर्द करारदाद जुर्म के लिखे जाने के बाद अमल में आए, इसे तजवीज़ मुकदमा कहा जाता है। आप लोगों को ये उर्दू में डेफिनेशंस बताने का मकसद ये है, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, जो कौमी ज़बान से इंसान आसानी से समझ सकता है, वो किसी अजनबी ज़बान से नहीं से समझ सकता, सीख सकता। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की है। अब ये केस लॉ क्या है, कौन सा है? साइटेशन देख लें, स्लाइड पे चल रही है। पीएलडी 1989, काफी पुराना फैसला है, लेकिन बहुत खूबसूरती से कानून शहादत आर्डर की तरतीब को बयान किया गया है। इस वजह से मैंने इस फैसले का इंतखाब किया है। बहुत बड़ी शख्सियत का फैसला था, सजाद अली शाह साहब, गालबन ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। पीएलडी 1989 कराची, पेज है 144।
अब ये सजाद अली शाह साहब जज साहब हैं, सलाहुद्दीन मिर्जा साहब थे उस वक्त हमारे ऑनरेबल जज हाई कोर्ट कराची। अब ये गुलाम मोहम्मद एपिलांट वर्सेस द स्टेट। अब इसमें मराहिल शहादत बयान किए गए हैं जो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया है। अब फाजिल अदालत आलिया के अख्तियारात, कॉन्स्टिट्यूशन। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इस केस लॉ को आप लोगों के लिए मुंतखब करने का बहुत बड़ा मकसद था। नोट्स बना लें, उसमें अच्छे तरीके से एक एक चीज को देख लें, लिख लें। फाजिल अदालत आलिया के अख्तियारात क्या हैं? अंडर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, सवारीनेट कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्शन दे सकती है, गाइडलाइन दे सकती है। जज की जिम्मेदारी क्या है, वकील इस्तगासा और सफाई की जिम्मेदारी क्या है। फाजिल वकील सरकार की, लर्नड जो हमारे प्रोसिक्यूटर साहबान होते हैं, उनकी फौजदारी मुकदमे में क्या जिम्मेदारी है, इस पर कानून शहादत हमें क्या कहता है। अब ये शुरू की चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब ये स्लाइड्स आ रही हैं जो इसके हेड नोट हैं, थोड़ा सा ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला टॉपिक हमें समझने में आसानी हो जाएगी। प्रोसीडिंग्स इन द ट्रायल कोर्ट वर नॉट कंडक्टेड। अब ये हेड नोट को कभी भी रिलाय ना कीजिएगा जब तक अच्छे तरीके से फैसले को ना पढ़ लें। तो हेड नोट की रोशनी में बंदा सही डिफाइन नहीं कर सकता पस मंजर केस का। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह केस लॉ को अच्छे तरीके से बार बार पढ़ा है, तो इस वजह से ये हेडलाइन आप लोगों को बताने में, हेड नोट बताने में आसानी हो रही है। अब ये ट्रायल ठीक नहीं हुआ इन द मैनर एंड विद डिग्री ऑफ काशन एंड केयर विच वाज रिक्वायर्ड। Manner in which judgment by trial court was written clearly showed that there was no judicial application of mind. Serious lapses were allowed to creep in during trial, which were in fact illegalities. अब ये illegalities वाला सीआरपीसी की कौन सी सेक्शन है, जरा दिमाग को रिफ्रेश करें। illegalities vitiating trial 529 530। कौन सी प्रोविजन है ट्रायल को विशिएट करती है और कौन सी नहीं करती। अब ये केस रिमांड हुआ। रिमांड कब होता है, किन हालात में होता है, डी नोवो ट्रायल किसे कहते हैं। इंस्टांसेस ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, इलीगैलिटीज, ये वो चीजें हैं जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने जुडिशियल ऑफिसर्स की रहनुमाई के लिए की हैं कि एक जजमेंट में क्या क्या फलास थे। ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने अपनी बेहतरीन कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद काफी ज्यादा लैक्यूनाज पैदा हो गए। अब ये केस रिमांड हो गया, डी नोवो ट्रायल आ गया, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड आ गया, ये इलीगैलिटीज एंड सीरियस लैप्सेस पॉइंटेड आउट इन डिटेल। अब नेक्स्ट क्या है, अब ये कानून शहादत आर्डर आर्टिकल्स 132 टू 161, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, स्टेजेस एंड प्रोसेस, ड्यूटी ऑफ ट्रायल कोर्ट। अब ये अक्सर आ जाते हैं ना, ट्रायल कोर्ट की ड्यूटी क्या है, प्रेपोजिशन पूछते हैं, उसमें मुख्तलिफ इलीगैलिटीज इरेगुलरिटीज लिख देते हैं, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 स्टेजेस आर प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, आप लोगों को बता दिए हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ, अब ये देखें ना, अगर ये सवाल आ जाता है ना, ये जजमेंट एक बहुत खूबसूरत जजमेंट है, ऐसे आप लोगों के काफी सवाल कवर हो सकते हैं, आप लोग काफी सवाल बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट स्टेज है एग्जामिनेशन चीफ, सेकंड है क्रॉस एग्जामिनेशन, थर्ड स्टेज है री एग्जामिनेशन। अब ये इफ विटनेस इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसिक्यूशन लॉ ऑफिसर, क्योंकि ये पुरानी जजमेंट है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब में बाद में आया, तो उस वक्त हमारे लॉ ऑफिसर कहलाते थे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में। इन चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन विल एग्जामिन द विटनेस फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ, that is to be done in accordance with requirements which are applicable for recording of examination in chief। तरीकाकार क्या है जो हमारे बेयर एक्ट में प्रोवाइडेड है कि अपने गवाह से सवालात पूछना, इंट्रोडक्टरी जो है। Witnesses is thereafter to be cross-examined by the counsel for the defense. Cross-examination is also controlled by some specified legal restrictions। वही जो मैंने आप लोगों को बताई हैं लीगल रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं।
अब देखें ना नेक्स्ट स्लाइड, इफ एनीथिंग इज लेफ्ट आउट इन द एग्जामिनेशन इन चीफ, अब ये री एग्जामिनेशन के बारे में बता रहे हैं। आर देयर इज एन एम्बिग्विटी, counsel who has examined the witness is allowed re-examination for the purpose of clarification. On the top of all, the court is empowered to ask court questions under article 161 of QSO. preposition आ जाती है, पूछ लेते हैं कि अंडर व्हाट आर्टिकल अदालत का अख्तियार है कि वो सवाल दोनों साइड से पूछ सकती है, डिफेंस काउंसिल से, कैसे, कब, जब क्लैरिटी ना आ रही हो। फॉर पर्पज ऑफ इलोसिडेशन, इलोसिडेशन क्या होता है कि अब हम को दूर करने के लिए, क्लैरिटी पैदा करने के लिए, अगर ये जरूरी हो, उन हालात में अदालत का ये अख्तियार है अंडर आर्टिकल 161 कि जज साहब का बहुत अख्तियार होता है कि समझ नहीं आ रही कैसे जी, गवाहों से क्या केस है, क्या बयान कर गए हैं, कि फैसले में आसानी नहीं होगी। इस गवाही की मौजूदगी की रोशनी में कोर्ट क्वेश्चन इसे कहा जाता है। तो पहले वार्न करते हैं, नोटिस देते हैं कंप्लेनेंट काउंसिल को कि जी आपके गवाह हो गए, लेकिन ये कोर्ट क्वेश्चन इनके दें जवाब। जैसे पहला सवाल पूछेंगे, लिखेंगे, उसका आंसर आ जाएगा और यही जजमेंट में इनका रेफरेंस दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द एविडेंस द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटली अलर्ट and aware of what is going on so that he should be in a position to exercise some control in the process of recording evidence so that everybody should play his part as required under the law within the limits of legal restrictions। अब इन्होंने ये शुरू में चीजें सारी बयान की गई हैं, जिम्मेदारी सारी बयान की गई है। अब देखें ना, प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी आएगी, केस ला रेफरेंस आप लोग दे सकते हैं, बेहतरीन इंटरप्रिटेशन है कानून की। अब नेक्स्ट देखें, अब ये जज साहब के बारे में आ रहा है क्या, ही हैज टू प्रोसीड ओवर प्रोसीडिंग्स इन ऑर्डर टू सी दैट एविडेंस इज रिकॉर्डेड इन परफेक्ट अकॉर्ड विद लीगल रिक्वायरमेंट्स which control on process at different stages. Lack of concern and interest in the recording of evidence by presiding officer can result into destroying of evidence and gross injustice. If care and caution interest is taken by the trial judge at the time of recording evidence, he can see to it that correct and legitimate evidence which is collected comes on the record, and everybody including police officers who have to play an important role at the time of investigation do their duties in the court in accordance with law। बहुत अच्छे तरीके से दोबारा पढ़िएगा, बहुत गौर से पढ़िएगा, आप लोगों को बेसिक्स का पता चलेगा कि क्यूएसओ का मकसद क्या है, गलतियां कहाँ होती हैं क्रिमिनल ट्रायल में। आज जो हम केस ला अभी शुरू करने वाले हैं, बल्कि जिसकी ये हेड नोट पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने देखा है 302 का था, डबल मर्डर था, 2 लोगों का कत्ल हुआ। वो स्टोरी भी मैं आप लोगों को इन ब्रीफ सुना देता हूं। अब क्या था, फैक्ट्स मुकदमा के कुछ इस तरह से हैं। कराची का वाकया है जी, क्या हुआ, डेट है 26/4/1985, शाम 5 बजे। अब मुलजिम है गुलाम मोहम्मद साहब। शाम 5 बजे का वाकया है, 2 भाई कत्ल हो गए। उनका नाम था, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम मोहम्मद अली है। अब कहानी कुछ इस तरह है कि मुस्तगीस का नाम है असलम नामी बंदा। अब ये जिस घर में वकूआ हुआ उसके साथ वाला घर है असलम का, करीबी रिश्तेदार हैं ये लोग। अब इसने शोर की आवाज सुनी खवातीन की। अब ये उस घर में चला गया। अब ये देखता है कि मुलजिम गुलाम मोहम्मद के हाथ में, जो कि अहमद का बेटा है, अहमद बाप है मुलजिम का। वजह भी इसलिए बाप की बता रहा हूं, आगे कहानी में आप लोगों को सुनने में मजीद आसानी होगी। फैक्चुअल स्टोरी है ना, जिसकी बेस पर यह केस ला डेवलप हुआ। सारी हम तालिब इल्मों के लिए रहनुमाई मुकर्रर की गई है, बयान की गई है। अब असलम जाता है, क्या देखता है, मुलजिम के हाथ में खून आलूद छुरी है और वो जा रहा है। अब उसी घर में एक रूम है
जिसमें मुलजिम का बाप अहमद रहता है। वो उस कमरे में, अपने बाप के कमरे में अंदर घुस जाता है। मीनवाइल क्या हुआ, इस्तगासा कहानी क्या है। अब गवाहान मजीद मुतारिफ हो रहे हैं, यूनिस और हाशिम। इनका मौक़िफ़ ये है कि हमने भी शोर सुना, हम भी मौके पे आए, तो हमने मुलजिम को जाते हुए देखा। इसके हाथ में खून आलूद छुरी थी। उसके बाद क्या हुआ, अब इन्होंने, गवाहान ने, मुलजिम को उस कमरे में बंद कर लिया, बाहर से लॉक कर दिया। अब आगे इस्तगासा कहानी ये है जो एफआईआर में लिखी गई। अब असलम कहता है मुस्तगीस के जी मैं थाने चला गया, वहां जाके थानेदार को बताया, वो मौके पे आ गया, एसएचओ साहब को भी इन्फॉर्म किया गया, वो भी मौके पर आ गए। अब क्या हुआ, डेड बॉडीज पड़ी थी उस घर में इन दो अशखास की, अबू बकर और मोहम्मद अली की। इन पर निशानात थे, छुरी से इन दोनों को कत्ल किया गया था। मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स पर इनके निशानात थे। पुलिस ने डेड बॉडीज अपनी कस्टडी में ले ली। अब जो फार्मल प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, मुलजिम को मौके से गिरफ्तार किया गया, रिकवरी की गई खून आलूद छुरी की, मट्टी उठाई गई जहां डेड बॉडी पड़ी थी। ये हैं स्टेप्स क्रिमिनल ट्रायल के। अगर सेशन ट्रायल सवाल में आ जाता है, इसी तरीके से जो एक्चुअल फैक्चुअल स्टोरी आप लोगों को सुना रहा हूं, इसको मद्देनजर रख के आप लोगों ने हर चीज को बयान करना है अच्छे तरीके से। अब कार्रवाई सारी हो गई, मुलजिम गिरफ्तार हो गया, छुरी बरामद हो गई, डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद फोरेंसिक साइंस भिजवाया गया, क्या, खून आलूद छुरी, मट्टी, खून आलूद जहां डेड बॉडीज पड़ी थी। जो आम होता है प्रोसीजर, क्या कि खून आलूद कपड़े कस्टडी में ले गए। अब ये रेलिवेंसी है जो हमने आर्टिकल 18 से 69 तक पढ़ा था किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए। अब ये डबल मर्डर है, दो लोगों का कत्ल हुआ है, उसको साबित करने के लिए पुलिस अपनी जिम्मेदारियां फरज सर अंजाम दे रही है। अब इसके बाद क्या हुआ, तफ्तीश मुकम्मल हुई। तफ्तीश मुकम्मल हुई तो उसके बाद नॉर्मल ट्रायल का प्रोसीजर शुरू हो गया। अब शहादत हो गई गवाहन की, प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता चुका हूं। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लें, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके बाद शहादत से इस्तगासा खत्म हो गई, अब कोई गवाह पेश नहीं किए। माफी चाहता हूं, वैसे स्लिप ऑफ टंग हो गया था कि क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर री एग्जामिनेशन किसी का मतलूब है तो उसके बाद शहादत इस्तगासा खत्म की जाती है। माफी इस गलती की चाहता हूं कि मैंने आप लोगों को एग्जामिनेशन चीफ में पार्ट 1 में बताया था, लेकिन वही अल्फाज मैं अपने वापस लेता हूं। जब जरा वगैरह क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद फाजिल एडीपीपी साहब, फाजिल प्रोसिक्यूटर साहब शहादत क्लोज करते हैं। शहादत क्लोज का मतलब यह है कि प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाहान पेश कर दिए हैं। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद होता है अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 342। रेड विद क्या है, 364। जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस हुई है उसकी बाबत जज साहब सवालात करते हैं, डायरेक्ट डायलॉग है जज साहब का मुल्जिम के साथ। क्या जज साहब कहते हैं, जनरली आप लोग 364 को पढ़ेंगे, 342 को पढ़ेंगे कि मुल्जिम से सवाल करते हैं। अमूमी तौर पर ऐसा होता है और ऐसा होना भी चाहिए। जो मुल्जिम के वकील साहब होते हैं वो आंसर देते हैं। सवाल क्या होते हैं, जज साहब का ये सवाल होता है मुल्जिम को कि जी 342 में कि जी
शहादत जो आपके सामने सारी हुई है आपने सुन समझ ली अंग्रेजी में, एविडेंस रिकॉर्डेड इन योर प्रेजेंस एंड हियरिंग, हैव यू अंडरस्टूड, यस आ जाता है। उसके बाद फिर दूसरा सवाल होता है कि जी PW1 फलां पेश हुआ, उसने कहा कि मुल्जिम को ये सवाल हो रहा है कि जी मुल्जिम ने कत्ल किया है, तो इसे ये बरामदगी हुई थी, तो इस पर मुल्जिम क्या कहता है? मुल्जिम इस सवाल का जवाब देगा। क्या अमूमी तौर पर होता है कि ये फॉल्स केस है, मुझे फंसाया गया है। फिर आईओ आ जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसकी बाबत 342 की बाबत सवाल किया जाता है कि जी आईओ फलां विटनेस पेश हुआ जिसने मौका मुलाहजा किया, मुल्जिम से ये छुरी बरामद हुई, फोरेंसिक साइंस भिजवाई गई, तो इस पर क्या कहता है? फिर जो रिपोर्ट्स होती हैं वो एग्जिबिट होती हैं, तो उसकी बाबत भी सवाल होता है कि जी ये खून आलूद छुरी भिजवाई गई थी या और के खून आलूद मट्टी भिजवाई गई थी, सेरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आ गई थी, इस पर ये क्या कहता है? फिर एक स्पेसिफिक सवाल किया जाता है कि क्या वो अपनी कोई शहादत देना चाहता है, कि अपनी सफाई में कोई गवाहान पेश करना चाहता है, या वो 340 वाला देखें, डिसप्रूफ ऑफ एलिगेशन पेश होना चाहता है मुल्जिम बतौर गवाह अपनी सफाई में। जनरली वो नो कर देते हैं या फिर अपनी सफाई में मुल्जिम गवाह भी पेश कर देता है। उसके बाद क्या होता है? अगर मुल्जिम गवाह पेश करता है, फिर इसके DW1 हम आमतौर पर तरतीब शुरू कर देते हैं। तो ये 342 मुकम्मल हो गया। अगर मुल्जिम ने अपने गवाहान पेश किए 342 की स्टेटमेंट के बाद, इंशाल्लाह ताला सर आपको क्रिमिनल ट्रायल सारा पढ़ा रहे हैं दीगर हमारे साथी, तो इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों को फॉर्मेट दिखा देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो फिर देख लेंगे उसी हिसाब से। उसके बाद क्या होता है? 342 कलमबंद हो गई। अगर मुल्जिम ने अपने कोई गवाहान पेश किए, उनकी शहादत लिखी जाती है, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स किए जाते हैं। अब इस केस में जो अब हमारा जेर बहस है, मुल्जिम को सजाए मौत हो गई, 10,000 रुपये जुर्माना हुआ। अब 10,000 रुपये हुआ, अगर उसने अदा नहीं किए, कंपनसेशन थी, तो उसे मजीद 6 माह सजा की गई। अदम अदायगी 6 माह सजा की जाएगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अब देखें ना, इस जजमेंट को मैं आप लोगों से कई दफा गुजारिश कर रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं है, कोई और अच्छी देख लें, ऐसे आप लोगों का पूरा लॉ कंसेप्चुअल क्लियर होता है, रट्टों की जरूरत नहीं रह जाती जब कंसेप्चुअल एक एक चीज अच्छे तरीके से हो जाती है। अब देखें ना, वैसे मिसाल दे रहा हूं, अदम अदायगी जुर्माना क्या है, कंपनसेशन क्या होती है, 6 माह सजा क्यों दी गई, रिगरस क्यों दी गई, काइंड्स देखेंगे पनिशमेंट की, वैसी मिसाल दी है आप लोगों को। अब जज साहब ने क्या किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी ऑनरेबल वर्दी ट्रायल कोर्ट को, क्या आप फर्स्टली सुने जो लैक्यूनाज फलाज हुए, रिमांड हुआ, क्यों हुआ? अब ये स्लाइड जो सामने है, फर्स्टली दैट recording of the that reading of the record of this case work clearly shows that there are no eyewitnesses in this case। अब देखें ना, गवाह का जो इस्तगासा कहानी मैंने आपको बताई है, अब ये अकरेंस के गवाह नहीं है, सरकमस्टेंशियल एविडेंस है, वाकयाती रेलिवेंट एविडेंस है। अब देखें ना, जुर्म होते हुए इन्होंने नहीं देखा, रेस जेस्टे क्या है? अब मेरे बहन भाइयों, आप लोग प्लीज अपना दिमाग जहन खोलें, रेस जेस्टे को अब देखें, बिफोर द अकरेंस, आफ्टर द अकरेंस क्या हुआ, ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। ये है खूबसूरत चीजें कानून की, रेस जेस्टे की रूह, ये अब समझें, ये अब देखें। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन गाइडलाइन दे रही है क्या, कि नो आई विटनेस इन दिस केस कंप्लेनेंट मोहम्मद असलम एंड PW यूनिस अब्दुल गफूर साहब गवाह बाद में मुतारिफ हुए, हाशिम, यूनिस और असलम, ये तीन है चशमदीद। किस चीज का चशमदीद? मुल्जिम को जाते हुए देखने के। आई विटनेसेस नहीं है अकरेंस के, बट विटनेसेस हु क्लेम टू हैव रीच्ड द स्पॉट ऑन
क्राइज चीहो पुकार पर एंड सा एपिलांट एट वारदात विद ब्लड स्टेन्ड छुरी इन हिज हैंड गोइंग टू द रूम ऑफ हिज फादर। अब जो उसका बाप है ना अहमद, उसका भी उसी घर में कमरा था। वहां जाते हुए गवाह ने देखा, दे हैव नॉट स्टेटेड एनीवेयर दैट दे सा इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरीज बाय एपिलांट टू डिसीज्ड पर्सन्स। अब इन्होंने अपनी आंखों से कत्ल होते हुए नहीं देखा। Still, learned trial judge in his judgment has held that prosecution has produced three pieces of evidence, which are क्या? Ocular evidence, circumstantial evidence and medical evidence. Ocular क्या है? Circumstantial evidence. गवाह ने जो अपनी आंखों से देखा, आर्टिकल 70, 71 को गौर से देखें। डायरेक्ट एविडेंस क्या है? ओरल एविडेंस क्या है? प्राइमरी एविडेंस क्या है? डॉक्यूमेंट्स की बाबत कुछ आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, उसकी तरफ जहन लड़ाएं। आज हमारी रिवीजन इस वजह से मैंने नहीं की, कुछ और तरफ चला गया, अल्लाह के दीन की छोटी सी बात की आप लोगों को। तो मेरे जहन में सारी बात थी कि आज जो हमारी जजमेंट है इंशाल्लाह ताला पूरे क्यूएसओ को रिवाइज करेगी। फैक्ट्स क्या हैं, क्या देखा, रेलिवेंसी कहां कहां आ रही है, रेस जेस्टे क्या है, मोटिव क्या है, सारी चीजें इसमें आ रही हैं। अकुलर एविडेंस क्या देखा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाकयाती, मेडिकल एविडेंस। अब देखें, इट इज फर्दर स्टेटेड इन द इम्प्यून जजमेंट दैट प्रोसिक्यूशन हैज एग्जामिन्ड कंप्लेनेंट मोहम्मद असलम, अब्दुल गफूर गवाह, यूनुस गवाह एज आई विटनेसेस ऑफ द इंसिडेंट। अब लर्नड ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट से गलती हुई क्या? अब ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने लिख दिया कि इन्होंने वकूए को होते हुए देखा, हालांकि प्रोसिक्यूशन केस ये नहीं है, एफआईआर में ये बात नहीं है। रेलिवेंट पैराग्राफ फ्रॉम इम्प्यून जजमेंट इज रिप्रोड्यूस्ड एज अंडर। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया है गाइडलाइन के तौर पर क्या? प्रोसिक्यूशन इन सपोर्ट ऑफ इट्स केस हैज एग्जामिन्ड पीडब्ल्यू1 कंप्लेनेंट मोहम्मद असलम। अब ये इनके गवाह के नाम आ रहे हैं। अब ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने क्या लिखा? दे आर आई विटनेसेस टू द इंसिडेंट and they all have witnessed the occurrence of murders. They all appeared in the court and deposed on oath that they saw accused Ghulam Muhammad with knife killing deceased Ali Muhammad and Abu Bakr, and they have further deposed that both deceased had died at the spot due to injuries. हालांकि ये प्रोसिक्यूशन केस ही नहीं है, लेकिन ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने ऐसा लिख दिया। लर्नड ट्रायल जज देन प्रोसीडेड इन द जजमेंट टू डिस्कस एविडेंस ऑफ ईच आई विटनेस रादर पैराग्राफिंग द सेम फ्रॉम देयर डेपोजिशंस। He has treated complainant Muhammad Aslam as eyewitness in spite of the fact that complainant has not stated in his evidence. अब उसने एविडेंस में ये नहीं कहा कि मैंने वकूए को अपनी आंखों से होते हुए देखा है, लेकिन ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने ऐसा लिख दिया दैट ही saw infliction of छुरी blows by appellant to deceased persons. Likewise, the learned trial judge has reproduced the gist of the evidence of PW's Abdul Ghafoor Muhammad Yunus. अब ये था। नेक्स्ट देखें, from very close and minute perusal of evidence of above witnesses, I have arrived at the conclusion that though the witnesses were put in very clever and cunning cross-examination by learned defense counsel, but version of the above ocular testimony is still unrebutted and the factum of statement of ocular testimony. अब ये जय साहब के फरज ईमानदारी की बाबत ये सारी बातें बताई गई हैं। आप लोग माशाल्लाह इस चीज को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब इसको मजीद जरा नहीं देखते। अब ये वही स्लाइड्स हैं जो शुरू से आ रही थी। अब आप लोगों को ये फर्स्ट मैंने देखा गलती क्या थी, सेकंड भी देख लें। अब थर्डली पॉइंट पे आ जाएं। थर्डली एंड द एविडेंस that appellant was apprehended at the spot and he was given injuries with danda on his head by one of the witnesses. अब प्रोसिक्यूशन केस मजीद आगे आ गया। जिम्नियों में एफआईआर में ये बात नहीं है। मुल्जिम भी काफी जख्मी हो गया था,
उसको डंडे मारे अब्दुल गफूर ने। अब्दुल गफूर ने बयान किया कि जी इसको हमने डंडे भी मारे थे, फिर इसको काबू किया था। अब इस मुल्जिम का मेडिकल भी हुआ था। इट इज मेंशन्ड इन द मशीरनामा ऑफ अरेस्ट दैट एपिलांट वाज फाउंड हैविंग हेड इंजरी एंड वाज सेंट टू द हॉस्पिटल। अब इस तरह का सवाल जब एसएचओ साहब आए उनसे नहीं पूछा गया, और इसमें जो पुलिस फाइल थी जिमनियों में ओवर राइटिंग की गई थी बयानात में। अब ओवर राइटिंग की गई थी और कुछ अल्फाज का इजाफा किया गया था, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जज साहब की, प्रोसिक्यूटर साहब की, लर्नेड डिफेंस काउंसिल साहब की, कंप्लेनेंट काउंसिल साहब की, लेकिन किसी ने नहीं देखा। इस चीज पर यह जजमेंट है कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, किस पर एविडेंस होनी है, लेकिन ये सारी चीजें ओवरलुक हो गई। अब इसके बाद क्या है, फोर्थली जज साहब ने क्या 342 गलती कहाँ हुई, इन द प्रॉपर मैनर नहीं रिकॉर्ड किया गया। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट इज अक्यूज्ड इज कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस, वो हालात और वाकयात बताए जो आप लोगों से पहले गुजारिश कर चुका हूं कि भाई ये केस आपके खिलाफ क्यों है, गवाहान क्यों आपके खिलाफ ये सारा कुछ बयान कर गए हैं। अब इस तरह के सवालात नहीं किए गए थे। प्रोसिक्यूशन क्या था, प्रोसिक्यूशन के ये जज साहब ने सवालात क्या किए थे, अब ये देखें जरा। Now the prosecution case as it appears from the record is that four witnesses, वही गवाह के नाम आ गए, and saw appellant with blood-stained churi in his hand going to the room of his father, and also saw dead bodies in the rooms. Hence they apprehended appellant in the process of witness, namely Abdul Ghafoor, hit appellant with danda on his head. अब ये था कि 342 वो बनता है जो सारा शहादत में आ चुका है कि अक्यूज के खिलाफ एविडेंस क्या है। No such question is put to the appellant in his statement under section 342 CRPC that he was seen by the four witnesses mentioned above with blood-stained churi in his hand and was apprehended and shut in the room in the, अब वो जख्मी हुआ था ना, जख्मी की बाबत उसे सवाल आना चाहिए था, इंतहाई अहम सवाल था। अब नेक्स्ट क्या है, on the contrary, a question is put to him that he gave knee injuries to Abu Bakr and Ali Muhammad and murdered them in presence of witnesses. अब ये तो प्रोसिक्यूशन केस ही नहीं है, लेकिन 342 का ये सवाल आ गया, which is not the prosecution case. Secondly, क्या है, no question was put to the appellant that he was given danda blow on his head and was shut in the room by the witnesses. अब फिफ्थली पांचवा पॉइंट देखें, अब ये खामियां थी, रिमांड क्यों हुआ, क्या वजूहात हैं, क्रिमिनल ट्रायल, क्रिमिनल केस रिमांड क्यों होता है। आप लोग जब इंशाल्लाह ताला अपील देखेंगे ना, रवियां देखेंगे क्रिमिनल लॉ की, अब ये गलतियां सारी एविडेंस में हो रही हैं, एविडेंस लॉ एप्लीकेबल है। अब हम पढ़ रहे हैं क्यूएसओ को, यहीं से आप लोगों को पता चलेगा सुल्तानी कानून मैंने इसे क्यों कहा है, कानून रईसा क्यों कहा है। सारे हकूक व फरैज, ऑब्लिगेशन इसी कानून के ताबे चल रही होती है, जिम्मेदारियां तमाम स्टेक होल्डर्स की। फिफ्थली क्या है, एपिलेंट वाज नॉट आस्क्ड टू एक्सप्लेन एनी इंजरी फाउंड ऑन हिज हेड। सिक्सथली क्या है, क्वेश्चन इज पुट टू द एपिलेंट दैट ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट। अब ये इंतहाई अहम सवाल था। एंड ही प्रोड्यूस्ड ब्लड स्टेन्ड छुरी, रिकवरी रिपोर्ट नहीं की गई, बट प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड एज टू वेयर ही वाज अरेस्टेड। ये सिंपल कि आप गिरफ्तार हो गए थे, ये नहीं पूछा कहाँ गिरफ्तार हुए थे। प्रोसिक्यूशन केस इज दैट ही वाज अरेस्टेड एट द स्पॉट एंड सच क्वेश्चन शुड हैव बीन पुट टू हिम स्पेसिफिकली। सेवंथ क्या है, सेवंथली नो क्वेश्चन वाज पुट टू द एपिलेंट टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ डेड बॉडीज इन द सेम हाउस इन व्हिच ही वाज एप्रीहेंडेड एट द स्पॉट एंड सच इनसाइड द रूम। ये हैं सवालात जो 342 में पूछे गए थे। अक्सर आप लोगों के कभी कभार आता है कि जी ये बताएं हमें, ये बताएं,
इस जजमेंट को, ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पीडीएफ में मैं भेज दूंगा। अच्छे तरीके से पढ़ें क्यूएसओ की रोशनी में। जहन में यही बात रखें, एग्जामिनेशन चीफ क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, री एग्जामिनेशन क्या है, क्या क्या हकूक और फराइज हैं दोनों साइड्स के, जज साहब की क्या जिम्मेदारी है, प्रोसिक्यूटर साहब की क्या जिम्मेदारी है, डिफेंस काउंसिल साहब की क्या जिम्मेदारी है। ये थी जी सारी चीजें। तो अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अगर मजीद कोई सवालात होंगे यकीनन आएंगे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उनके जवाब देंगे। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।